नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि नए संसद भवन का हमारे भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन हो चुका है। पुराने संसद भवन का जो कार्य था वो समाप्त हो चुका है, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इससे आगामी परीक्षा में अगर देखा जाए तो प्रश्न पूछे जाने की बहुत ही ज्यादा संभावना हो जाती है। तो उन्हीं प्रश्नों को हम लेकर आए हुए हैं दोस्तों। और प्रश्न अगर देखे जाएं तो न्यूज में अगर हम देखें तो प्रश्न जो हैं वो उससे समझ में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि अगर न्यूज में देखा जाए तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कही जाती हैं, लेकिन वो क्या हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं? नहीं होती। तो उसमें से जो जो मेन चीजें हैं, या एक तरीके से कहा जाए कि जो जो अमृत है उसको लेकर आए हुए हैं। और हाँ, इस पूरी क्लास की एक तरीके से देखा जाए तो जो रूपरेखा है वो ऐसी है कि प्रश्न होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, आप उसमें से देखकर सही लगाइएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अपन चालू करते हैं इस महत्वपूर्ण क्लास को। और हाँ दोस्तों, जैसा कि मैं हर बार आप लोगों से बोलता हूं कि जैसे ही आप लोग देखते जाएं तो इतनी शिद्दत से इसको देखें कि साथ साथ में आपको याद भी होता चले, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं प्रथम प्रश्न से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद भवन की आधारशिला कब रखी? तो दोस्तों ऑप्शन है 4, 10 दिसंबर 2020 को, 20 दिसंबर 2021 को, या फिर 25 दिसंबर 2021 को, या फिर 28 दिसंबर 2018 को। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है पहला, 10 दिसंबर 2020 को। नई संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो दोस्तों 25 मई 2023 को, 28 मई 2023 को, 21 अप्रैल 2023 को, या 28 अप्रैल 2023 को। तो अभी ही करंट की बात है, भूल नहीं सकते अपन। 28 मई 2023 को। निश्चित तौर पर भारत के लिए यह एक ऐतिहासिक दिन था दोस्तों, है ना। क्योंकि संसद भवन यदि देखा जाए कि इसके पहले वाली जो संसद भवन थी वो अंग्रेजों के समय में तैयार की गई थी, है ना। और अंग्रेजों में भी यदि देखा जाए दोस्तों तो लॉर्ड इरविन के समय पर तैयार की गई थी। अभी अपन आगे देखेंगे, लॉर्ड इरविन से संबंधित प्रश्न भी है इसमें। चलिए आगे चलते हैं। 28 मई 2023 में नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू ने, अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने, जगदीश धनखड़े ने। तो किसने किया है दोस्तों? नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया हुआ है। क्लियर है। काफी आप लोगों ने देखा होगा विवाद का विषय बना था। जो 19 दल हैं भारत के ऐसे जिन्होंने इसका विरोध किया था, वो कह रहे थे कि यह उद्घाटन जो है वह द्रौपदी मुर्मू के हाथों होना चाहिए, जो हमारे भारत की राष्ट्रपति हैं, 15वीं राष्ट्रपति हैं दोस्तों। तो अब द्रौपदी मुर्मू के हाथों इसका एक तरीके से देखा जाए उद्घाटन होना चाहिए। ये बात दूसरे जो विपक्षी दल के व्यक्ति थे या जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उन्होंने कहा, लेकिन ये मायने नहीं रखता दोस्तों। उन लोगों ने इस बात पे इसलिए ज्यादा जोर दिया कि द्रौपदी मुर्मू चूंकि राष्ट्रपति हैं और भारत के राष्ट्रपति का पद बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और भारत का प्रथम नागरिक होता है, तो उनको इसका उद्घाटन करना चाहिए। हालांकि इस पर खुद द्रौपदी मुर्मू ने भी अपने विचार व्यक्त किए कि उनको इससे कोई दिक्कत नहीं है। और यदि प्रधानमंत्री मोदी जी, अगर देखा जाए तो भारत में राष्ट्रपति नंबर 1 पर होते हैं, वो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, पर जो वास्तविक शक्ति है अगर देखा जाए तो वो एक तरीके से जो प्रधानमंत्री और उनकी जो मंत्री परिषद है उन्हीं के पास में होती है। इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू जी से काफी सारे काम करवाए जाते हैं, जैसे कि देखा जाए तो कई बहुत सारी सड़कें बन रही हैं, है ना, या फिर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे पार्क बनेंगे या कुछ भी होगा, तो उनके उद्घाटन में उनको अग्रणी रखा जाता है। तो ये कोई ऐसा विवाद का विषय नहीं था। लेकिन चूंकि भारत में यदि कोई सही कार्य भी हो तो उसमें भी जो विपक्षी दल है वो कुछ ना कुछ तो इस तरीके के हंगामा खड़ा करते ही हैं। चलिए अब इसमें अपन और जान लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद थे। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद थे। नई संसद के सदन में पीएम मोदी जी ने 75 रुपए के विशेष सिक्के और डाक टिकट भी जारी किए हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। पीएम मोदी जी ने इस भवन को बनाने वाले श्रमजीवियों को सम्मानित किया है दोस्तों। लगभग में 59,000 ऐसे व्यक्ति थे जिन लोगों ने इस पूरे संसद भवन का निर्माण किया हुआ है। तो वो उन्हीं के लिए श्रमजीवी जो है एक तरीके से देखा जाए तो शब्द का प्रयोग किया गया है, तो उनको भी उन्होंने सम्मानित किया है। चलिए आगे चलते हैं। सेंगोल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों, सबसे ज्यादा अभी जो पुराने दिन थे 2-3 दिन, जिनमें सेंगोल सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में रहा। क्या है ये दोस्तों सेंगोल? सेंगोल को समझते हैं। सेंगोल दरअसल एक तरीके का एक डंडा टाइप का है, उसके ऊपर कुछ नंदी जैसे चित्र बना हुआ है, एक नंदी जी की प्रतिमा बनी हुई है। ये दरअसल सेंगोल न्याय प्रियता का एक तरीके से देखा जाए तो एक प्रतीक है। और जो हमारे भारत का एक चोल साम्राज्य था दक्षिण भारत में,
चोल साम्राज्य आप लोगों ने इतिहास में काफी पढ़ रखा होगा। चोल साम्राज्य दक्षिण भारत में एक ऐसा साम्राज्य था जो कि अपनी नेविगेशन पावर के लिए जाना जाता था, है ना, जल शक्ति के माध्यम से ये जाना जाता था। इसके अलावा यहाँ का शासन यदि देखा जाए तो यहाँ के शासन की मुख्य विशेषता क्या थी दोस्तों, तो यहाँ के शासन की मुख्य विशेषता थी वहाँ का स्थानीय स्वशासन। तो कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिस कारण से चोल साम्राज्य दक्षिण भारत में सर्वोपरि रहा, बहुत अच्छे शासन के रूप में जाना जाता था। तो उसी साम्राज्य की यह एक परंपरा थी कि जिसमें सेंगोल एक छड़ी टाइप का हुआ करता था, और हस्तांतरण के समय जब हस्तांतरण होता था किसका, सत्ता का, या राजा एक जगह से दूसरी जगह बदलते थे, तो वो जो सेंगोल जिस राजा के पास रहा करता था वो सेंगोल वो राजा दूसरे राजा को दे देता था जिसके पास में हस्तांतरण हो जाया करता था। चलिए, अब ये तो हो गई इसकी बेसिक सी बात। अब अपन समझते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन में सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष के पास स्थापित किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, जो स्पीकर हैं उनके बगल में इसको स्थापित किया गया है। यह सत्ता हस्तांतरण का पहले प्रतीक हुआ करता था। सेंगोल एक स्वर्ण परत वाला राजदंड है जिसका इतिहास चोल साम्राज्य से जुड़ा है। चोला डायनेस्टी आपको मालूम होगा, विजयालय ने इसकी एक तरीके से देखा जाए तो चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। सेंगोल जिस शासक को सौंपा जाता है उससे उम्मीद की जाती है कि वह निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण शासन देगा। एक तरीके से न्यायप्रियता का भी यह प्रतीक माना जाता है। भारत की आजादी का हस्तांतरण सेंगोल के द्वारा 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति की घोषणा के पश्चात तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने, उस समय कौन थे दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन, एक तरीके से अंतिम अंग्रेजी जो हमारे वायसराय थे या अंतिम ब्रिटिश वायसराय वो यही थे, लॉर्ड माउंटबेटन ने आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को आधी रात को सौंप दिया था। कुछ समय के बाद ये सेंगोल इलाहाबाद के संग्रहालय में रख दिया गया। यह सोने और चांदी से बना हुआ है। तो दोस्तों ये एकदम से अवधारणा आई कैसे, क्या था कि वो जो अपने प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इनके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्रतीक के बारे में विचार चल रहा था कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो कहीं ना कहीं शक्ति को प्रदर्शित करे। इसी बीच सेंगोल की अवधारणा तमिलनाडु में आई। कैसे आई, तमिलनाडु में तो चूंकि यह अवधारणा बहुत पहले से ही थी, लेकिन एक लेखक है, उन्होंने एक लेख छापा इसी सेंगोल के बारे में कि एक सेंगोल हुआ करता था, अब कहाँ है। तो जब ये वाली खबर मोदी जी के मालूम पड़ी तब उन्होंने इसकी खोज को चालू किया। तो पता पड़ा कि ये जो सेंगोल है यह इलाहाबाद के संग्रहालय में रखा हुआ है। तब जाके फिर इसको एक तरीके से देखा जाए कि हस्तांतरण के रूप में स्वीकार किया गया, न्यायप्रियता की चीज है, तब उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने इस तरीके से इसको भारत की संसद में स्वीकार किया, है ना। चलिए आगे चलते हैं। शरीर पर केसरिया, माथे पर त्रिपुंड चंदन और गले में सैब परंपराओं से जुड़ी मालाएं पहने तमिलनाडु के अधीनतम महंतों ने पीएम मोदी जी को सेंगोल सौंपा तथा सुबह सुबह इसे नए संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास स्थापित किया। सेंगोल के बारे में देख लिया जाए, यह दरअसल तमिल शब्द सेम्मई, सेम्मई का अर्थ क्या होता है दोस्तों, ये तमिल शब्द है सेम्मई, नीति परायणता। क्या होता है दोस्तों, नीति परायणता, ठीक है। वह कोल का जो मतलब होता है एक तरीके से वो छड़ी से मिलकर बना होता है, दोनों मिलकर सेंगोल हो जाते हैं। तमिल में सेंगोल का अर्थ न्याय से है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये क्या है ना, इसको किस लिए एक तरीके से देखा जाए, ताकि एक मैसेज जाए हस्तांतरण के लिए, न्यायप्रियता के लिए, अच्छे शासन के लिए, इसीलिए इसको एक तरीके से स्वीकार किया गया है। चलिए आगे चलते हैं फिर प्रश्नों पर। अपन नई संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया हुआ है, तो दोस्तों एचसीपी ये कहाँ की है, ये गुजरात के अहमदाबाद की है दोस्तों। एचसीपी डिजाइन गुजरात स्थित एक आर्किटेक्चर फर्म है। इसके प्रमुख वास्तुकार बिमल पटेल हैं। बिमल पटेल का नाम बिल्कुल मत भूलना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और विश्वास मानिए आगामी परीक्षाओं में बार बार ये प्रश्न पूछा जाएगा कि नई संसद भवन के वास्तुकार कौन है, तो बिमल पटेल है। क्योंकि पुरानी वाली का भी आप लोगों ने यदि पेपर दे रखे होंगे तो मालूम होगा कि कई बार प्रश्न आया हुआ है। क्लियर है, बिमल पटेल एचसीपी डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन है। क्लियर। नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है, भारतीय इंटरप्राइजेस, महिंद्रा लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, लर्सन एंड ट्रूबू। तो किसने किया हुआ है दोस्तों, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया गया है, जिनके चेयरमैन डॉक्टर प्रवीर सिन्हा हैं। कौन है, प्रवीर सिन्हा, प्रवीण नहीं है प्रवीर है, याद रखिएगा। क्लियर है, इसीलिए मैंने उसको येलो से लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। नई संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया था, तो स्टार्टअप इंडिया योजना, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना, अमृत योजना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना। ये दरअसल सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास जो योजना है दोस्तों, ये खाली संसद भवन के लिए ही नहीं आई, ये संसद भवन के साथ साथ में और भी आसपास में बहुत सारे ऐसे उनके
अपने उन्होंने योजनाएं बना रखा है कि वो और भी अन्य भवनों का निर्माण करेंगे या अन्य चीजों का निर्माण होगा, है ना दोस्तों। तो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना यह 2500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें 900 करोड़ रुपए मात्र संसद के लिए खर्च किए गए हैं। अभी इसमें और भी कार्य होना बाकी है। उन कार्यों में क्या क्या होगा, ये अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इस तरीके का दोस्तों ये पूरा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे अभी भवन बनना बाकी हैं, बहुत सारे ऐसे होंगे जहां पर रोडें भी बनेंगी। तो इस तरीके का ये पूरा का पूरा एक तरीके से देखा जाए तो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत है। क्लियर है, तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और निश्चित तौर पर आएगा। नए संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है, तो यदि अब पूछ लिया जाए नए संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, तो 65,000 वर्ग किलोमीटर, 68,000 वर्ग किलोमीटर, 72,000 वर्ग किलोमीटर या 74,500 वर्ग किलोमीटर। तो कितना है दोस्तों, 65,000 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा इस वाली बात को। आगे चलते हैं। नई संसद भवन का आकार किस तरह का है, तो बताइए, गोलाकार है, त्रिभुजाकार है, चतुर्भुज आकार है या अंडाकार है। तो नई संसद भवन का यदि हम आकार की बात कर लें दोस्तों तो यह त्रिभुजाकार है, तिकोना है। कैसा है, तिकोना। यहाँ पे आप साइड में देखेंगे तो आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि ये तिकोना है। इसके पूर्व जो हमारी पुरानी संसद थी वो किस तरीके की थी, तो वो थी गोलाकार दोस्तों। और ये किस तरीके की है, ये लगभग में देखा जाए तो इस तरीके की है ना। तो ये कैसी है, त्रिभुजाकार की। ये देखिए त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो ये भी आप लोग याद रखें। नई संसद भवन को बनाने में कुल कितने रुपए का खर्च आया है, तो दोस्तों कितना आया है, 900 करोड़ रुपए। कहीं कहीं पर ये आंकड़े थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं दोस्तों, कहीं कहीं पर ये आंकड़े 1100 करोड़ भी बता रहे हैं, लेकिन 900 करोड़ यदि देखा जाए तो अधिकतम न्यूज़पेपरों में 900 करोड़ रुपए बताया गया है। चलिए आगे चलते हैं। नई संसद भवन कितने मंजिला इमारत का है, तो 2 मंजिल इमारत का है, 3 मंजिल, 4 मंजिल या 5 मंजिल। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो 4 मंजिल इमारत का है। कितना है, 4 मंजिल। जबकि पुराना संसद भवन था तो वो कितने मंजिल का था दोस्तों, तो 3 मंजिल का था। जो पुराना संसद भवन था वो कितने मंजिल का था, 3 मंजिल का। क्लियर है, आगे चलते हैं। नई संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, 888 सीटें हैं। याद रखिएगा, 4 ऑप्शन है, 888 सीटें, 543 सीटें, 602 सीटें या 705 सीटें। तो कितनी है, 888 सीटें। सीटें संसद भवन में लोकसभा के लिए 888 हैं। पुराने संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी थी, तो 543 सीटें थी। लोकसभा चैम्बर राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर आधारित है। किस पर आधारित है, राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर आधारित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नई संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं, तो 250, 384, 390, 403। तो कितनी है दोस्तों, राज्यसभा के लिए 384, यानी दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही है। नई संसद भवन में राज्यसभा के लिए 384 सीटें हैं। पुराने संसद भवन में राज्यसभा के लिए 250 सीटें हैं। राज्यसभा चैम्बर को राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर तैयार किया गया है। किस पर, कमल की थीम पर तैयार किया गया है। नई संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहां होगा, बताइए, केंद्रीय कक्ष में, लोकसभा हॉल में, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा, लोकसभा हॉल में, यानी कि इसका दूसरा आंसर है, क्योंकि इसमें केंद्रीय कक्ष नहीं है। क्या नहीं है, केंद्रीय कक्ष नहीं है, और इसे लोकसभा हॉल में एक साथ 1272 लोग बैठ सकते हैं। इसमें ऐसी व्यवस्था की गई है दोस्तों कि इसमें एक साथ में 1272, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर डीपली क्वेश्चन पूछेगा किसी भी एग्जाम में तो वो ये वाला पूछेगा कि कितने लोग लोकसभा में एक साथ बैठ सकते हैं, तो 1272। पहले इस तरीके की व्यवस्था नहीं थी, याद रखिए। आगे चलते हैं। संसद भवन में कितने समिति कक्ष हैं, 4 हैं, 5 है, 6 हैं या 7 हैं। तो दोस्तों कितने हैं, 6 हैं। संसद भवन में कितने समिति कक्ष हैं, तो ये 6 हैं। नए संसद भवन में 6 समिति कक्ष का निर्माण किया गया है। मौजूदा संसद में भवन में भारत की लोकतांत्रिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल का निर्माण किया गया है। क्या क्या है इसमें, देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है, नए भवन में पुस्तकालय है, एक भोजन कक्ष है और सदस्यों के लिए पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था की गई। वे गाड़ी वाड़ी आप लेके आएंगे तो आराम से रख सकेंगे। संसद भवन में मॉडर्न ऑडियो वीडियो विजुअल सिस्टम लगाया गया है। सभी सांसदों जी की टेबल पर टैबलेट की व्यवस्था की जाएगी, यानी कि जितने भी एमपी बैठेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठेंगे, उनके सामने टैबलेट की व्यवस्था कर दी जाएगी ताकि वो उसमें देख सकें कि कैसा क्या चल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी ऐसी फोटो आ जाती हैं कि जिसमें सांसद जी बैठे हुए हैं और अपने मोबाइल में लगे हैं कुछ ना कुछ वीडियो देखने के लिए। देखा होगा ना, कई बार ऐसी बातें आ जाती हैं। तो अब उनके लिए सबसे बेस्ट है कि टैबलेट वगैरह सामने ही आ चुका है, तो अपने मोबाइल को ना निकाल के आप टैबलेट को ही देखते रहें। चलिए आगे चलते हैं।
पुराना संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ था? तो 1923 में, 1925 में, 1927 में, 1930 में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 1927 में। पुराना संसद भवन का निर्माण 1921 में शुरू हुआ है। शुरुआत कब से हुई दोस्तों? 1921 में। और ये बनकर कब तैयार हो गया था? तो 1927 में। नए संसद भवन के निर्माण की यदि चर्चा कर लें तो दिसंबर 2020 में ये शुरुआत होती है इसकी, और मई 2023 तक ये पूरा समाप्त हो जाता है, और 28 मई को इसका उद्घाटन हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। पुरानी संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड इरविन ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड डलहौजी ने। यदि शुरुआत में आपने मेरे शब्दों को पकड़ा होगा तो आप लोगों को मालूम पड़ गया होगा कि किसने किया था। तो लॉर्ड इरविन ने। इसका उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को वाइस राय लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। एक बात याद रखिए दोस्तों कि जो नई संसद है जो कि त्रिकोण आकार की यहाँ पर आपको दिख रही है, उसी के बगल में ही पुरानी संसद है। ये जो गोल है, इसका जो एक तरीके से देखा जाए, जो पूरा इसका जो स्ट्रक्चर है जो गोलाकार है, ये दरअसल कहाँ से लिया गया था? ये लिया गया था मुरैना में स्थित एक मंदिर है 64 योगिनी मंदिर। तो वो मंदिर भी इसी तरीके से बना हुआ था, तो यहाँ से उसका डिजाइन लिया गया था। बनाने वाले मुख्यतः अगर देखा जाए तो भारत के ही कारीगर थे, पर मुख्य वास्तुकार जो थे वो अंग्रेज ब्रिटिश थे, जो कि अब अगले वाले प्रश्न में आने वाला है। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ये हमारी पुरानी संसद का लिया गया फोटो है, और ये जो बगल में बैठे हुए हैं ये हैं लॉर्ड इरविन। इन्होंने ही 18 जनवरी 1927 को इसका उद्घाटन किया था। क्लियर है? आगे चलते हैं। पुराने संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर। इन्होंने इसके अलावा बहुत सारी चीजें तैयार की थी दोस्तों, याद रखिएगा। जुलियन ब्रिकनेल, केन सेंट्रल ब्रेथ, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा? एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर दोनों ही ब्रिटिश वास्तुकार थे जिन्होंने इसको तैयार किया था। ये हैं दोनों व्यक्ति, पहले हैं ये और दूसरे हैं ये हर्बर्ट बेकर। इन्होंने ही एक तरीके से देखा जाए तो जो संसद भवन था उसका डिजाइन तैयार किया था। किसके आधार पर किया था? 64 योगिनी मंदिर के आधार पर। क्लियर? इन्होंने और क्या क्या बनवाया था कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ये अक्सर पूछा जाता है, हम हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, विधान परिषद, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों संसद इसका आंसर होगा। दूसरा वाला जो है संसद, यानी कि हमारी जो पार्लियामेंट है वही सर्वोच्च विधायी निकाय होती है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 79 में। चूंकि इससे संबंधित प्रश्न है तो ट्रेंडिंग में है, तो ये भी पूछा जा सकता है ना। 79 में, अनुच्छेद 89, 99, 14। अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 80 में और 81 में। 80 में देखा जाए तो दोस्तों लोकसभा आ जाती है। अनुच्छेद 80 में क्या आ जाता है? लोकसभा आ जाती है। लोकसभा के गठन की चर्चा आ जाएगी, है ना। और 81 में क्या आ जाता है? तो राज्यसभा के गठन की चर्चा आ जाती है, जिनको हम क्रमशः क्या बोलते हैं? लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं? उच्च सदन कहते हैं। हमने द्विसदनात्मक प्रणाली को अपनाया हुआ है। जैसे केंद्र में होती है द्विसदनात्मक, उसी तरीके से राज्य में होती है दोस्तों। राज्य में कौन कौन होता है? तो विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है, दोनों को मिलाकर विधानमंडल बन जाता है। उसी प्रकार केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलकर संसद बन जाती है ना, संसद बन जाती है। लेकिन अभी एक बात और जो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है जानने वाली, वो अपन अगले वाले प्रश्न पे देखते हैं। भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? यहां पर अक्सर कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। 2, 3, 4, 5। तो 3। अभी आप कहोगे सर अभी तो आपने 2 बताया, लोकसभा, राज्यसभा। तीसरे भी होते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति। तो संसद के 3 अंग होते हैं। अंग की बात कह दे तो राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये 3 चीजें आ जाती हैं। 3 अंगों में राष्ट्रपति भी शामिल है, याद रखिए, है ना। और संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहेंगे और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो इस वाली बात को विशेष तौर पर ध्यान रखें। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये 3 संसद के अंग होते हैं, क्योंकि लोकसभा, राज्यसभा ये दोनों अगर देखा जाए मिलकर कानून को पास करते हैं। राष्ट्रपति की जब मुहर लगती है तभी वो कानून अंतिम रूप से बन पाता है। याद रखिएगा इस चीज को। क्लियर है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर संसद का निर्माण कर देते हैं। चलिए दोस्तों, तो संसद के अंग 3 हो गए और सदन 2 हो गए। क्लियर? भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो दोस्तों अमेरिका से, कनाडा से, रूस से, ब्रिटेन से। तो कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। याद रखिएगा। ये देखिएगा, ये ब्रिटेन की संसद है दोस्तों। ये ब्रिटेन की संसद के बाहर का चित्र है। ऊपर यदि आप देखेंगे तो ब्रिटेन की संसद के बाहर का ये चित्र है दोस्तों, और ये ब्रिटेन की संसद के अंदर का चित्र है। क्लियर है? चलिए दोस्तों, तो आज की जो अपनी क्लास है वो यहाँ पर अपनी समाप्त होती है ना। मिलते हैं अगली किसी नई क्लास में इसी के साथ में। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ प्राप्त करना हो तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, जिसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है।
चलिए, नमस्कार, मिलते हैं।